वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हमारे पास रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी के अंदर। जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। उन सभी सर्विसेज को स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है। देखिए, जो भी चेंजेस इसमें थे वो यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से क्लिक करके ये जो नोट्स है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे ये नोटिफिकेशन 13/2017 की है, लेकिन इसमें सारे के सारे चेंजेस आप देखेंगे। जैसे नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 आई थी, ठीक है, या अदर हमारे पास जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं वो सब नोटिफिकेशंस यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं। 14/2023 सीजीएसटी की नोटिफिकेशन आई थी 19/10/2023 को। तो देखिए, बिल्कुल अपडेटेड नोटिफिकेशन है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे जीटीए को कवर करेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखिए, कुछ एक सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की एग्जम्प्ट भी होती हैं, कुछ एक टैक्सेबल भी होती हैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो कब जीटी के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा डिस्कस करना चाहते हैं तो जीटी के ऊपर अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट डाली है, आप वहां जाके जीटी को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी आरसीएम के बारे में कि जीटीए के ऊपर आरसीएम कब लगेगा। ठीक है जी। तो जीटीए के ऊपर आरसीएम कब लगेगा? जब उसने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की हो, किसको? फैक्ट्री को। ठीक है। देखिए, बीच में ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, हु हैज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी बट लास्ट में। ठीक है। सभी अभी सबसे पहले आप सिर्फ ये समझिए कि जीटीए को रिवर्स चार्ज कब देना है। ये जो यहां से कट की हुई है लाइन, इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं बताऊंगी, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन मेरे तरीके से समझते चले जाइए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए, जीटीए ने कब रिवर्स चार्ज जो है जीटीए के यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में लगेगा, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी है, किसको दी है? फैक्ट्री को दी है, जो कि रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंडर, या फिर कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर आपने सर्विसेज दी है तो आरसीएम लगेगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो ये लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट को दी है, या पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई को ये सर्विसेज दी गई है। ठीक है। या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये सर्विसेज दी गई है। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा है? रजिस्टर्ड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस कैजुअल टैक्सेबल की पर्सन की बात हो रही है? दैट सीटीपी हु इज रजिस्टर्ड। तो 7 लोगों की यहाँ पे हमने बात की। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे लोग जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई भी एओपी, या फिर रजिस्टर्ड सीटीपी। ठीक है जी। अगर इनमें से मैं बात करूं, किसी भी पर्सन को सर्विसेज दी है किसने? जीटीए ने। तो ये जो लोग हैं, ये सभी लोग किस बेसिस पे टैक्स पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी इस केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और 5% रिवर्स चार्ज के बेस पे इनको क्या पे करना पड़ेगा जी? टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये वाली लाइन इसमें कहां से आई। ये वाली लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज, देखिए यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट भी इसके साथ ले लेती हूँ। ये जीटीए का मैंने चार्ट यहाँ पे रख दिया। जो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज लेता है, फॉरवर्ड चार्ज के रेट में उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है? 12% के रेट से। फॉरवर्ड चार्ज में कितना उसको टैक्स लगता है? 12%। ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ 12% के रेट से ही वो फॉरवर्ड चार्ज ले सकता था, लेकिन अब नया रेट आ गया 5% का। 5% के रेट से भी जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है। यानी कि जीटीए अगर ऑप्शन करता है खुद से टैक्स पे करने का, या तो वो 12% लेगा या वो 5% लेगा। 12% लेगा तो वो जीटीए वो जीएसटी पे करेगा, और साथ में आईटीसी भी क्लेम कर लेगा। यहाँ पे वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। लेकिन 5% के रेट से फॉरवर्ड चार्ज लेगा, जीटीए जीएसटी तो पे करेगा, लेकिन वो आईटीसी को क्लेम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब आगे देखेंगे, अगर जीटीए पे नहीं करता है जीएसटी को, तो जीएसटी 5% के रेट से पे किया जाएगा, रिवर्स चार्ज में पे किया जाएगा, जो भी पर्सन उसको पे करने के लिए लाइबल है। ठीक है। अब मैं आपको वापस से उसी नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर के जाती हूं। देखिए यहां पे अब क्या लिखा हुआ है, हु हैज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट 6%। पहले क्या था, आप फॉरवर्ड चार्ज लो, यानी जीटीए जो है, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज लेता था या फिर रिवर्स चार्ज लेता था, दोनों में से कुछ भी लेता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एओपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम सीटीपी की बात कर रहे हैं, तो इन सभी के केसेस में क्या होता था, आरसीएम ही लगता था। यहाँ पे क्या होता था, आरसीएम ही लगता था। बट नाउ ये जो हमारे पास एंट्री थी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये यहां से कट कर दी गई है, ये वाली एंट्री यहां से कट कर दी गई। यानी कि अब अगर कोई भी जीटीए कह रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, तो इन लोगों के ऊपर, इन सभी लोगों के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे एक और एंट्री इन्होंने डाल दी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग contained in this entry shall apply to services provided by GTA, यानी GTA ने जो भी सर्विसेज दी वो एप्लीकेबल नहीं होंगी by way of transport of goods in a goods carriage by road to the अच्छा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट by way of सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। या ये तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज को अगर आपने कोई भी सर्विसेज दी, किन गवर्नमेंट एजेंसीज को, सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस पर्पस से, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर इनको जीटीए कोई भी सर्विस देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो मैंने अभी ऊपर एंट्री की बात की, provided that nothing contained in this entry shall apply where supplier has taken registration under CGST Act। supplier कौन है यहाँ पे, who is supplier here, here supplier is GTA। ठीक है, यहाँ supplier कौन है, GTA है। and exercise the option to pay tax on the GTA services in relation to transport of goods supplied by him under the forward charge, यानी वो टैक्स किस हिसाब से देगा, फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे देगा। जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे टैक्स दे रहा है, एंड यानी कि प्लस, साथ ही साथ क्या कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, supplier has issued a tax invoice to the recipient of CGST the applicable rate which has made a declaration as prescribed in annexure 3। देखिए annexure 3 उसको फाइल करना जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम annexure 3 क्या होता है, देखो क्या होता है, जो भी जीटीए है, जो भी जीटीए है, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स देता है तो उसे एक अनेक्सर 3 फाइल करना जरूरी होता है। अनेक्सर 3 में मतलब एक डिक्लेरेशन देनी जरूरी होती है। उस डिक्लेरेशन में वो क्या देगा, सिर्फ यही लिखेगा हर एक बिल के नीचे कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जो है वो पे करूंगा, मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा, ये डिक्लेरेशन देनी हर एक जीटीए को जरूरी है। अनेक्सर्स 3 है इसके, जीटीए के केस में अनेक्सर 3, अनेक्सर 5 एंड अनेक्सर 6। तीनों की अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए ये चीज हमें समझ में आ गई। क्या करना है, जितने भी ये पर्सन हैं इनको आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे करना है। किस किस को, फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा। फैक्ट्री को पे करना है, सोसाइटी को पे करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना है, पार्टनरशिप फर्म को पे करना है, ऑल रजिस्टर्ड पर्संस को पे करना है, एओपी को पे करना है, रजिस्टर्ड सीटीपी को पे करना है। ये सब किस बेसिस पे करेंगे, ये सब पे करेंगे
रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। हाँ, एक इसमें हमारा रह गया, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट को भी पे करना है इसमें, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, वो हमारा रह गया। ठीक है, इन सबको आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना है। बट इफ जीटीए इज रजिस्टर्ड एंड एग्री टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जीटी रजिस्टर्ड है और वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करने को एग्रीड है, प्लस में अनेक्सर 3 में वो डिक्लेरेशन भी दे रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और इन लोगों को आरसीएम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, मैंने इसमें हर एक चीज आपको डेप्थ के अंदर बता दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या कह रहे हैं, वैसे लीगल सर्विसेज से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें लीगल सर्विसेज के बारे में ही प्रॉपर बात करेंगे कि एग्जाम कौन सी है, फॉरवर्ड चार्ज में कौन सी आएगी, ये लोग एक दूसरे को सर्विसेज देंगे तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, मतलब प्रॉपर लीगल इनके एडवोकेट्स के बारे में ही बात करेंगे कि एडवोकेट्स की कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है, कौन सी टैक्सेबल है, तो कितना टैक्स है और कहाँ कहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रिवर्स चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज की वीडियो बना रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है जी। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। यहां बात किसकी हो रही है? ओनली लीगल सर्विसेज की। मेरी बात समझ में आई? यानी कि कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो, अगर उन्होंने लीगल सर्विसेज दी, ठीक है, लीगल सर्विसेज का यहाँ पे मीनिंग भी आपको बताया हुआ है, इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस in any branch of law in any manner includes representational services before any court or authority। यानी कि कोई भी आप रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो किसी भी ब्रांच में, ठीक है, कौन कौन देगा? फिर से मैं बता दूं, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट। किसको देगा? बिजनेस एंटिटी को देगा, ऐसी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, तो आपके पास वो सर्विसेज के ऊपर क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा, रिवर्स चार्ज में वो सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी? 3 लोग होने चाहिए, इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट, यहां और लिख देते हैं हम, और या फिर फर्म होगी कोई ना कोई एडवोकेट की, एडवोकेट्स की फर्म होगी, इनमें से कोई भी होगा। और वो देगा क्या? वो देगा लीगल सर्विस। वो क्या देगा जी? लीगल सर्विस। ये सभी कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। देखिए, इन लोगों में और है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एंड, यानी कि प्लस। ये लोग क्या देंगे? लीगल सर्विस देंगे। किसको देंगे? बिजनेस एंटिटी को। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस एंटिटी को देंगे। अगर बिजनेस एंटिटी को दी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये अभी तो बता दिया आपने, दोबारा क्यों बताया? देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ स्पेशल मैंने लिखा कि लीगल सर्विसेज होनी जरूरी है। ठीक है, स्पेशल मैंने क्या लिखा? लीगल सर्विसेज जरूरी है, बिजनेस एंटिटी जरूरी है। मैंने अलग से क्यों लिखा? क्योंकि लीगल सर्विसेज के अलावा अदर भी कोई सर्विसेज दे सकता है या नहीं दे सकता लॉयर? अदर सर्विस भी दे सकता है लॉयर, या अदर कोई उसका खुद का बिजनेस हो सकता है, उससे रिलेटेड भी कोई काम कर सकता है। यानी इस लीगल कंसल्टेंसी के अलावा, लीगल कंसल्टेंसी के अलावा कोई भी सर्विसेज अगर एडवोकेट ने दी, दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, वो कुछ लॉ की ट्यूशंस लेने जाता है, पढ़ाता है, वो लॉयर है, अपनी लीगल सर्विसेज भी देता है, प्लस साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज भी देता है। फॉर एग्जांपल वो क्या दे रहा है? एजुकेशनल सर्विसेज भी दे, तो क्या ये टैक्सेबल होगी? जी हाँ, ये टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लीगल सर्विसेज है तो आरसीएम आएगा। दूसरी बात, बिजनेस एंटिटी को दी तो आरसीएम आएगा। यानी कि अगर आप बिजनेस एंटिटी नहीं है, आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी कोई सर्विसेज लेने गए, फॉर एग्जांपल किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन का डाइवोर्स हो रहा है, पर्सनल लेवल की सर्विसेज लीगल लॉयर से लेने गया, तो क्या वहां आरसीएम लगेगा? वो क्या बोलेगा? पहले आप आरसीएम पे करो, फिर मैं आपको लीगल सर्विस दूंगा, या इस डाइवोर्स वाली सर्विसेज पे आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, वैसे किसी का होना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूं। देखिए, फिर से मैं बता दूं, इंडिविजुअल एडवोकेट,
इंडिविजुअल एडवोकेट की हम बात कर रहे हैं या फिर सीनियर एडवोकेट की, यहां लिख देते हैं सीनियर एडवोकेट की, या फिर फर्म जो है एडवोकेट की, उसके बारे में बात हो रही है। ये लोग क्या देंगे? लीगल सर्विसेज देंगे। किसको देंगे? टू बिजनेस एंटिटी। लोकेटेड कहां होगी वो बिजनेस एंटिटी? टैक्सेबल टेरिटरी में। अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हैं तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इजी सा कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है, ये हमने कवर कर लिया। यहाँ पे आगे चलेंगे। सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, थर्ड एंट्री क्या कह रही है? सर्विसेज दी जाती है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू, किसको? किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। वैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता होगा, जो झगड़े सुलझाने का काम करती है, एक तरीके से मेडिएटर का काम करती है। ठीक है, अगर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज है बिजनेस एंटिटी ने ली है तो टैक्सेबल है। मैं फिर से वही बात बोलूंगी जैसे पीछे मैंने लीगल सर्विसेज के बारे में बात की, कि अगर बिजनेस एंटिटी ने ली है किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी ने जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है तो ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। मैं ज्यादा टाइम इस एंट्री के ऊपर नहीं लगा रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नेक्स्ट वाला, लेकिन बड़े ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। और गाइस देखिए, बहुत मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ यहाँ पे, एक एक कंसेप्ट मैं आपको जीएसटी का क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे भी मिले कि हाँ, लोग कहीं ना कहीं मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक वीडियो पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, और ताकि मैं इस तरीके की जो वीडियोस है ना वो और ज्यादा अच्छे फॉर्म में आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं किसको? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, और स्पेसिफिकली बात किसके बारे में हुई? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में। देखिए, हमने यहाँ किसके बारे में बात की? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में। और स्पेसिफिकली दी किसको है? बॉडी कॉर्पोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को। देगा कौन? कोई भी पर्सन। यानी कि किसी भी पर्सन ने बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा, बशर्ते वो लोग टैक्सेबल टेरिटरी में भी होने चाहिए। देखिए, चार्ट में इसका बना देती हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चार्ट के साथ। देखिए, पहले तो सर्विस बाय एनी पर्सन, यानी देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है। सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों को दी। ठीक है, इन दोनों को दी, और किसके लिए दी? बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। और वो कहां होनी चाहिए? विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, और ये सर्विसेज भी कौन सी होनी चाहिए? सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस, लिखो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस ही दी होगी तो यहाँ पे टैक्सेबल आएगा आरसीएम बेसिस पर, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं आएगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन टूटी। पहली कंडीशन क्या थी? स्पॉन्सरशिप सर्विस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, देने वाला तो कोई भी हो लेकिन लेने वाले दो ही पर्सन होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तीसरी, बिजनेस पर्पज के लिए दी गई हो और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर वो बिजनेस एंटिटी जो है वो लोकेटेड हो। यहां तक समझ में आ गया? नाउ अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर यूनियन टेरिटरी ने, लोकल अथॉरिटी ने कोई भी सर्विसेज दी हो
एक्सक्लूडिंग, देखिए यहाँ पे ना कह रहे सब सर्विसेज के ऊपर जीएसटी आरसीएम बेसिस पे पे किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अलग तरीके से बात कर रही है ये वाली एंट्री। ये एंट्री ये नहीं कह रही कि किस किस के ऊपर आरसीएम लगना है, ये कह रही है कि सबके ऊपर आरसीएम लगना है। एंट्री नंबर 5 ये कह रही है कि सबके ऊपर आरसीएम लगना है, एक्सक्लूडिंग यानी इनको छोड़ करके। ठीक है, अब तक जो एंट्री आई थी वो क्या कह रही थी, इनके ऊपर आरसीएम लगेगा, लेकिन एंट्री नंबर 5 क्या कह रही है, सबके ऊपर आरसीएम लगेगा बट एक्सक्लूडिंग इन सर्विसेज के ऊपर, इनको छोड़ दो, सबके ऊपर आरसीएम लगा दो। मेरी बात समझ में आई? यानी यहाँ पे जो जो सर्विसेज ये बताएंगे इनके ऊपर हमें आरसीएम नहीं लगाना, बाकी सभी के ऊपर हमें आरसीएम लगाना है। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड क्या आ रहा है, एक्सक्लूडिंग यानी इनको छोड़ देना, बाकी सभी के ऊपर आरसीएम लगा देना। ठीक है, ध्यान से हम दोबारा पढ़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ऑफ अ बिजनेस, एक्सक्लूडिंग यानी हमने कौन कौन सी यहाँ पे एक्सक्लूड करनी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं आएगा, या अदर सर्विसेज जिसमें सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो सर्विसेज जो भी दे रहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो सर्विसेज दी वो यहाँ पे नहीं आएंगी, उसके ऊपर आरसीएम नहीं है। ठीक है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द परसिंक्स ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट, यानी पोर्ट और एयरपोर्ट पे जो वेसल और एयरक्राफ्ट ने सर्विसेज दी वो यहाँ पे नहीं आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने इनमें से कोई भी सर्विसेज दी तो आरसीएम नहीं आएगा। इनके अलावा कोई भी सर्विसेज दी, किसको दी, बिजनेस एंटिटी को दी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसके ऊपर आरसीएम आएगा। ठीक है, मैं चार्ट से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले इसकी अगली एंट्री देख लो, क्योंकि अगली एंट्री भी कहीं ना कहीं इसके फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं चार्ट बना दूंगी, चार्ट के बाद मैं आपको बता रही हूँ 1% भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगी, उस चार्ट को अच्छे से समझ लेना बस। नेक्स्ट हम देखें एक बार इसकी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज दी, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को यहां नहीं दिया गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी ने कोई भी रेंट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी दी। अब आप बोलोगे मैम वो ऊपर भी आया था, यहां भी आ गया, हमें चार्ट में अच्छे से आपको क्लियर करूंगी, एक बार इसे पढ़ लो। ठीक है, जस्ट फॉर वन टाइम आप 5A को पढ़ लीजिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, यानी कि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दिए, अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है, आप ना इसको थोड़ा सा, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती आप लोगों को, चार्ट पे ले जाती हूँ, चार्ट बना के दिखाती हूँ इसका। सबसे पहले देखो, सर्विस बाय, सर्विसेज बाय हूं, सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इन्होंने सर्विसेज दी। सबसे पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं अलग अलग कर रही हूं, प्रॉपर्टी, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, मैं साथ साथ बोल रही हूं, आप लोग समझते जाना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के आपको सर्विसेज दी। ठीक है, इसके अलावा कौन सी दी, फर्स्ट वन, पोस्ट की सर्विसेज आप लोगों को दी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और या फिर एंड मिनिस्ट्री ऑफ, यह भी हमारे पास इंक्लूड किया गया है, पहले नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की कोई सर्विसेज दी। दूसरा, कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज दी, कहां पे, पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे,
या फिर एयरपोर्ट पे इन्होंने सर्विसेज दी। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ये वाली सर्विसेज दी। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज है ना, इनकी पहले मैं सर्विसेज अलग अलग कर रही हूं ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी टेबल, इसको मैं दे देती हूँ सी टेबल। यहां मैं सिंपली लिख देती हूँ अदर देन ए एंड बी, यानी ए और बी के अलावा जितनी भी सर्विसेज इन लोगों ने दी। ठीक है, अब ए की बात करते हैं। सबसे पहले ए ने जो सर्विसेज दी, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो भी सर्विसेज दी गई, अगर सर्विसेज दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो आरसीएम आएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। नाउ आगे चले। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एयरक्राफ्ट, इसको हम इस बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये तीनों सर्विसेज के बारे में बात कर रही हूँ। पोर्ट या एयरपोर्ट पे वेसल या एयरक्राफ्ट ने कोई सर्विसेज दी हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर के केस में, इन सभी के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ठीक है जी, इसके अलावा अदर देन ए एंड बी जितनी भी सर्विसेज हो गई किसको दी होनी चाहिए, टू बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। वहां लिखा हुआ था ना कि इन सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विसेज दी हो, किसको दी हो, बिजनेस एंटिटी को दी हो, विच इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अदर देन ए और बी तो सभी पे आना ही था, बी में आरसीएम आएगा ही नहीं। लेकिन ए के बारे में ये 5A एंट्री जो है वो और इंसर्ट कर दी गई थी। और 5A में क्या लिखा था कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो आरसीएम एप्लीकेबल कर देना, अनरजिस्टर्ड को दोगे तो आरसीएम एप्लीकेबल मत करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज पे, एफडब्ल्यूडी। यहाँ भी टैक्स तो लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज पे, एफडब्ल्यूडी। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो यहां तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया। पार्ट 1 को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। आरसीएम से रिलेटेड पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट में इसके डाल दूंगी आई बटन पर यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंप्लीटली प्लेलिस्ट इसकी जो है आरसीएम की मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर आप सीए फाइनल या इंटर के स्टूडेंट हैं तो भी ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने स्टडी मटेरियल के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।